नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद, जो है पोलिनोमियल। क्या है बहुपद? पोलिनोमियल इसको कहते हैं। तो बहुपद क्या होते हैं और कैसे क्या है, हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। और पहले की क्लासेज नंबर सिस्टम की नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख के आएँ, ठीक है। अब हमें देखो, नंबर सिस्टम पढ़ने से आपको यहाँ पे पता चला होगा कि नंबर्स का जो है हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग, प्लस माइनस, गुणा और डिवाइड ये कैसे कर सकते हैं, सब आपको समझ आ गया होगा। नंबर्स के टाइप्स भी आपने देख लिए हैं कि प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या, सारे के सारे नंबर्स आपने देख लिए कैसे क्या वर्क करते हैं और हमें इनको कैसे काम में लेना रहता है, सब आपको पता चल चुका है अभी। तो अब हमें नंबर्स का पता तो चल गया, लेकिन अगर हमें पूछ ले कि बताइए कि आप बताइए हमें कि एक संख्या है, जिसे यहाँ दिया है इन्होंने, भाई एक संख्या में 3 बढ़ाने पर 8 प्राप्त होता है। तो पहली मतलब जो संख्या थी वो क्या थी? तो अब आप डायरेक्ट कहेंगे कि एक संख्या में 3 बढ़ाने पे 8 मिल रहा है, तो फिर आपकी संख्या क्या थी? जैसे 3 बढ़ाया आपने किसी संख्या को और 8 मिल गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये आपको जब फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 5, 5 और 3 होता है 8। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे हमें लैंग्वेज दी रहती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे जैसे इन्होंने स्मॉल ए लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ डी लिख दिया। तो इस तरह की जो अपन छोटी ABCD में जो सिंबल है वो लेते हैं, ABC ले लेते हैं या XYZ लेते हैं, PQR ले लेते हैं, MN, इस तरह की जो भी है तो ये अपन ले लेते हैं। तो इनको क्या कहते हैं अपन? वेरिएबल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वेरिएबल, चर इनको कहते हैं। तो इससे जो है हमारी प्रॉब्लम जो है इस लैंग्वेज में वो जो है इस तरह से गणित के रूप में बदल जाती है और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, देखो, संख्या में स्वयं को जोड़ने पर 12 मिलता है। तो एक संख्या लेनी है, तो संख्या आप मान लो x, तो उसमें क्या जोड़ा? फिर स्वयं को जोड़ दिया, मतलब उसमें वापस से x जोड़ दो, तो क्या मिलता है? 12। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 12। तो x प्लस एक्स है, अब सेम है ये, तो फिर यहाँ पे 2x इक्वल टू 12, मतलब आपकी संख्या क्या थी भाई? 6 थी। ठीक, तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे दूरी के लिए अपन को फॉर्मूला आप सभी जानते ही होंगे कि दूरी क्या होता है? दूरी होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, गति इंटू समय, जो है उससे अपन दूरी को लिखते हैं। और स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए क्या कर लेते हैं, फिर अपन जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करते हैं, किससे? टाइम से। ठीक है, तो प्रति घंटे में चली गई जो दूरी है वो अपनी चाल गति कहलाती है। इसी तरह से यहाँ देखो, एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर, स्वयं मतलब x से ही गुणा कर दो, x माना x से ही गुणा कर दो, तो क्या आती है वो संख्या, और फिर उसमें 5 जोड़ने पर क्या मिलता है? 9 मिलता है। तो इसमें गुणा कर लिया पहले, तो फिर उसमें अपन ने 5 जोड़ा, तो रिजल्ट मतलब क्या है? 9। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? ये x गुणा x, तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 5 इक्वल टू 9, और ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √4 मतलब 2। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उनके लिए हम जो है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन अपनी बना सकते हैं इस तरह से, ABCD XYZ, और ये जो चर आपको दिख रहे हैं उनमें। ठीक है, तो जो अपने पास में ये चर राशियां हैं इनको अपन इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ठीक, तो वेरिएबल जो है इनका मान क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। चेंज हो सकता है, जैसी हमारी इक्वेशन रहेगी, स्थिति रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। जबकि जो है अचर, अचर मतलब जो भी अपने पास में क्या होगा? कोई कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब आप समझें कि कोई संख्या है अपने पास, तो उसका मान जो है जो दिया है वही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो कि ये दिया है, ये संख्या दी है हमें 4 - 14 √2 √3/2 और दिस, ये तो क्या है? संख्याएं हैं। तो ये क्या है? अपने कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। ये क्या है? अचर है, वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है, इनको आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ पे ये दे दिया इन्होंने 3x 21/8y, और ये, तो ये क्या है अपने? ये है चर। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू मान लो, 3x में अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 3 आ गया, 2 रखी तो 6 आ गया, 3 रखी तो 9 आ गया। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूँगी वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा। तो इसलिए ये चर जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि कांस्टेंट तो चेंज नहीं होते और ये चेंज होते रहते हैं। तो जैसे हमें इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, ये तीनों के तीनों क्या है? अपने पास में अज्ञात राशि हैं। और ये जो अज्ञात राशि है XYZ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक, इनकी क्या नहीं होती है? फिक्स वैल्यू नहीं होती है,
फिक्स वैल्यू इनकी नहीं होती है, ये डिपेंड करेगी कि एक्स वाई जेड आपने क्या रखा है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने कि चर जो है एक ऐसी अक्षर संख्या है जिसके विभिन्न मान हो सकते हैं, लेकिन जबकि जो अचर है कांस्टेंट है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये इन्होंने यहाँ पे साफ लिख के दे दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने बीजीय व्यंजक और बहुपद। तो बीजीय व्यंजक जो है ये देखते हैं पहले। तो जो भी हमारी क्या है अर्थमेटिक है, ठीक है, तो उसमें हमने जो भी संख्या, चर, राशि और मूलभूत संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा और भाग, इनसे मिला करके क्या करा है, एक पद जो है वो तैयार किया है प्लस माइनस वगैरह लगा के। तो उसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक उसको कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3 + 8, तो इसका मान क्या हो गया अपने पास 11 हो गया। ये लिखा है 8x + 4, तो यहाँ पे देखो इन्होंने 8 लिया है, क्या अंकगणितीय संख्या ले ली है, नंबर ले लिया। और चर राशि में से इन्होंने x ले लिया, और मूलभूत संक्रिया में से इन्होंने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। ऐसे यहाँ पे इन्होंने 5y ले लिया, तो 5y में आप +0 कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो ये भी अपना एक क्या है, बीजीय व्यंजक ही है। यहाँ 7x - 2y + 6 लिख लिया, ठीक है, ये भी है। ऐसे यहाँ पे 1/√2x लिख लिया, यहाँ पे x/y √y - 2, और ये ax + by + cz/this। ये सारे के सारे ही क्या है भाई, बीजीय व्यंजक है। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सम कहते हैं। ठीक, तो ये जो 3 + 8 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपको समझ आया होगा कि ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये है। उसके अलावा ये बीजीय भी है, सॉरी अर्थमेटिक भी है और बीजीय भी है। अब एक जो बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें संख्या, चर, वेरिएबल और जो फंडामेंटल जो अपने ऑपरेशन है, मूलभूत संक्रिया, इनका क्या होता है, संयोजन होता है। अब देखो आगे क्या है, ये पद क्या होता है, पद टर्म्स जो है उसको क्या, वो क्या होती है, जब हम क्या करते हैं चिन्ह सहित किसी को क्या लिखते हैं, चिन्ह सहित लिखने पे प्रत्येक भाग क्या कहलाता है भाई, उसका पद टर्म कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है अपने पास, जैसे ये लिख रही हूँ मैं 7x - 2y + 6, तो इसमें कितने पद हैं ये बताना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास 3 पद हैं। अब कैसे पता चला, ये 7x है, 7x है, इसमें यहाँ पे प्लस है, आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस। तो जब हम उसको चिन्ह के सहित लिख रहे हैं तो ये 7x हो गया एक, तो ये हो गया -2y, ये हो गया दूसरा, तीसरा हो गया +6, क्या हो गया +6 हो गया। तो ये सब क्या है, इसमें पद हैं। तो 3 पद हैं इसमें। तो यही बात बताई है कि चिन्ह सहित अगर हम लिखते हैं प्रत्येक भाग में तो उसको पद कहते हैं। और बीजीय व्यंजक के पहले पद के योग के चिन्ह को छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे +x - 5y + 4 है, तो यहाँ देखो इन्होंने +x नहीं लिखा, डायरेक्ट x लिखा, तो कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। ठीक, तो उसको अपन छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 3 पद है, एक तो ये x हो गया प्लस का, दूसरा -5y और तीसरा ये +y। यही यहाँ पे समझाया है कि x हो गया -5y और +y, ये क्या है, व्यंजक के 3 पद है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1/3 × x × y है, तो यहाँ पे 1/3 को पद का क्या कहेंगे भाई, संख्यात्मक गुणांक, मतलब न्यूमेरिकल जो है कोफिशिएंट इसको कहेंगे, क्योंकि ये भाई एक क्या है, नंबर है। गुणा में दे दिया आपकी बार, यहाँ प्लस माइनस में था। और ये जो एक्स वाई है इसका गुणांक है ये, ठीक, या तो इसको संख्यात्मक गुणांक कह दो या फिर एक्स वाई का गुणांक क्या है, तो ये जो है 1/3 ये इसका गुणांक है, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब पूछे कि एक्स का गुणांक क्या है, तो ये वाई जो है ये भी इसके साथ चिपका दो, तो क्या आ जाएगा अपना 1/3 वाई जो है ये इसका गुणांक हो जाएगा। ऐसे ही वाई का पूछ ले तो वाई का पूछ ले तो जो बचा है 1/3 एक्स, ये इसका गुणांक है, तो एक्स का गुणांक तो 1/3 वाई हो जाएगा, और वाई का गुणांक पूछे तो बचा हुआ क्या है 1/3 × ये एक्स। ठीक, जब किसी पद का गुणांक क्या हो, +1 हो या फिर -1 हो, +1 या -1 हो तो लिखते टाइम जो है 1 उसको 1 लिखेंगे, +1 को तो प्लस नहीं लगाएंगे मतलब, ठीक, और -1 को आपको जो है लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो x² × y है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 है। ठीक, तो ये है 1 है इसका गुणांक, और यहाँ दे दिया -x² × y, तो ये माइनस दिख रहा है, मतलब इसका गुणांक क्या है, -1 है। ये आपको समझ में आया होगा। आगे अगर मैं पूछूँ आपसे कि 5xy³ का गुणांक बताइए, xy³ का गुणांक बताइए, तो आपका आंसर होगा 5 है। और मैंने पूछ लिया आपसे कि आप y³ का गुणांक बताइए, तो y³ का गुणांक आप बताएंगे मुझे 5 × x है। ठीक, वही मैंने आपसे सवाल किया कि अगर मुझे आपको बताना है y का गुणांक, तो y का गुणांक जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये y³ जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, किसमें,
वाई स्क्वायर इंटू वाई में, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 5x इंटू वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। आगे जाके ये चीज़ें आपको परेशानी ना करे, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से आपको ये समझा रही हूँ। उम्मीद है आपको पहले से भी कुछ आता ही होगा, थोड़ा बहुत तो। नहीं आता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो से आपको लेके चलूँगी। तो देखिए, अब जो है हमें बहुपद जो पढ़ना है उसकी डेफिनेशन है। तो अभी तक जो पढ़ा उन सबको मिला के इन्होंने यहाँ डेफिनेशन दे दी, एक एक शब्द आपको समझ में अब आ जाएगा। तो देखिए, एक बीजीय व्यंजक जिसके हर में मतलब जो ये है भाई डिनोमिनेटर में क्या हो, चर ना हो, चर वैल्यू ना हो, मतलब x y z a b c ये इसमें ना हो, ठीक है, पहली तो ये हो गई। और चरों के घातांक जो है वो पूर्ण संख्याओं में हो। अब पूर्ण संख्या आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगी, तो पूर्ण संख्या पढ़ी है भाई, आपने पढ़ाया है 0 1 2 3 डॉट 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 तक जो चलेगी, होल नंबर हमने देखा था, वो क्या है, ये पूर्ण संख्या में होने चाहिए। चरों के घातांक, चर क्या हैं, ये अपने चर हैं, इनकी जो भी घात होगी वो किसके फॉर्म में हो सकती है, ये इसके फॉर्म में, होल नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है। और विभिन्न पदों के जो संख्यात्मक गुणांक है वो हमेशा रियल नंबर में होंगे। क्या होंगे, वो रियल नंबर में होंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, बहुपद कह देंगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और अगर ऐसे समझ नहीं आई है तो भी अपन आगे देखें, दूसरे शब्दों में भी समझाया है। देखो, एक बहुपद में किसी भी पद में चर जो है वो हर में नहीं होता, ये बात इन्होंने अलग से लिख दी। पहली लाइन जो यहाँ तक थी वो अलग से लिख दी आपके समझाने के लिए, ठीक है। फिर बहुपद के प्रत्येक पद में चर का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। क्या होता है, प्रत्येक पद में चर का घातांक जो होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि x की घात दे दी आपको 2 प्लस y की घात दे दी क्या 3, तो ये क्या है, यहाँ पर नॉन नेगेटिव है 2 और 3, तो ये हो गई चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। फिर प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणांक जो है वो रियल होना चाहिए, वास्तविक संख्या आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल समझाए हैं इन्होंने कि पहला एग्जाम्पल तो इन्होंने 5 लिख दिया। अब 5 जो है उसके 5 के हर में चर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, यहाँ पर 5 है ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 जो है इसके चर का घातांक ऋणोत्तर होना चाहिए, तो 5 इंटू मैं ये लिख सकती हूँ x की घात 0, तो x की घात 0 मैंने बताया आपको पहले भी कि क्या होता है 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 ही होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो 3x माइनस वाई है, तो 3x माइनस वाई है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हर में कोई भी चर नहीं है अपने पास में, और घात जो है यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और रियल नंबर है, यहाँ 3 है गुणांक, यहाँ -1 है, ऐसे ही यहाँ पे है। तो ये वाली इक्वेशन जो है तो ये इस तरह है, ठीक। तो इसमें भी हमारे पास में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी अपने पास बहुपद है, यहाँ पे 3 घात दी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मिक्स है, ठीक। जबकि देखो, जबकि यहाँ पर ये क्या है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये बहुपद, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इन्होंने हर में 1/x जो है ये दिखा रहा है, x³ माइनस 1/x। तो अगर आप इसको देख रहे हैं, एलसीएम भी ले लेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा x की घात 4 माइनस x। तो ये जो है इसने आकर यहाँ पर क्या कर दी है, गड़बड़ कर दी। तो हर में क्या आ गया, अपना वेरिएबल आ गया, चर की वैल्यू आ गई, तो हर में चर आया, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, इसलिए ये वाली तो गलत हो गई। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, √x प्लस y में, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस y की घात 1/2। तो ये क्या है भाई, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे घातांक जो है यहाँ पर पूर्ण संख्या में होगा, क्योंकि इसका मान फिर हम फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर भी इन्होंने गड़बड़ कर दी, ये 2/3 घात दे करके। तो ये सारे बहुपद नहीं हैं जो समझ आए होंगे, और बहुपद ये सब क्यों हैं तो ये भी समझ में आ गया होगा अब तक। तो अभी तक जो समझाया है उसको वापस एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो देखो, बहुपद अपन ने देख लिया भाई, चर है, x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक होगा जिसमें x की केवल ऋणात्मक घातें ही क्या होंगी, ऋणात्मक घातें ही होंगी, तो उसको क्या कहेंगे अपन, बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ दिखाए a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस दिस, और ये जो n है ये क्या हो, यहाँ पर पूर्ण संख्या हो, जो मैंने बताया 0 से लेके 1 2 3 4 तक होती है। और an जो है मतलब ये x की घात n जो है, इसका जो गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये क्या होगा, अपना बहुपद होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये a0 a1 a2 और an, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में, बहुपद के गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इनको कैसे देखना है, जैसे कि देखो यहाँ पर है 2x की पावर 0 है ये, प्लस 3x की पावर 1 है, प्लस 5x स्क्वायर है।
तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि x की घात 2 का गुणांक क्या है तो आपको बताना है 5 है। x की घात 1 मतलब x का गुणांक क्या है तो 3 है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या है तो कांस्टेंट वैल्यू है 2, ठीक है, क्योंकि 2 को अपन 2 × x की घात 0 मतलब 2 भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास में 2। तो ये समझ आ गया आपको। अब हमें आगे देखना है। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास में एक घातीय बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ x की घात 1 है तो एक घातीय बहुपद हो गया। पद के अनुसार जो है अगर अपन देखें तो कितने टाइप के होते हैं क्या बहुपद, ये देखते हैं सबसे पहले। तो पद के अनुसार तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, एक पदी, द्विपदी और कितने, त्रिपदी, ठीक है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी जो है ये देख लेते हैं सबसे पहले तो, फिर इसके बाद में आगे चलेंगे। तो एक पदी में तो देखो क्या होगा, एक ही टर्म आएगी, यहाँ पर कोई सी भी एक टर्म आ सकती है, इसमें कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं है, ठीक। तो एक पदी हो गई है। यहाँ पे द्विपदी में 2 पद आ गए, 8x³ प्लस आ गया और ये एक टर्म और जोड़ दी, तो ये द्विपदी हो गया अपने पास। त्रिपदी में क्या हो जाएगा, त्रिपदी में 3 टर्म आएंगी, 3x² + 7x - 4। इसी तरह यहाँ पे भी एक टर्म हो गई, ये प्लस करके दूसरी, ये तीसरी, तो ये 3 पदी हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं शून्य बहुपद क्या होगा। शून्य बहुपद मतलब जो है जिसमें क्या होगा, a0 a1 सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से अपन कोई भी इक्वेशन है उसको शून्य बहुपद बोल सकते हैं। और ये क्या है, अपरिभाषित है, इसको डिफाइन अपन नहीं कर सकते। अचर बहुपद, अचर बहुपद मतलब जो कांस्टेंट है उसको अपन अचर बहुपद कहते हैं। जैसे px आपको दे दे 2, तो 2 जो है यहाँ पे क्या है, अचर बहुपद की वैल्यू है। और मतलब ये फिक्स होता है, अचर मतलब फिक्स है, कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है वो है। अब आगे चले तो आगे देखो बहुपद के और टाइप्स हैं, वो तो हमने पद के टाइप पे देख लिए हैं, बाकी जो मेनली ये हैं तो ये। तो देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो बहुपद की घात है उसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसका डिवाइडेशन करेंगे। क्या करेंगे, घात के आधार पे हम इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं, पावर के आधार पे। तो घात जो है ये कैसे फाइंड आउट करनी है, पहली बात तो ये है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ। तो घात मतलब जो अपने पास में x है, क्या है, px अपने पास में रहेगा। तो px में आपको देखना है जो चर है x, उसकी क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो x की क्या देखनी है, अधिकतम घात आपको देखनी है, वही क्या है अपने बहुपद की घात है। क्या है, बहुपद की घात। तो ये आपको अब अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो px दिया है अपने को, एक्सप्रेशन जो है उसको अपन px से डिनोट कर, तो उसमें x की जो भी मैक्सिमम घात है उसको क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। इसके आधार पे हमने यहाँ पे इनको डिवाइड किया हुआ है। तो देखो फर्स्ट टाइप है रेखिक घात या फिर एक घातीय। क्या है, रेखिक या समघातीय, इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी अपन कहते हैं। तो इसमें जो है एक घात वाले क्या आएंगे, बहुपद आएंगे। यहाँ पे देखो 5x + 3 है, तो यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है, तो ये क्या है, एक घात वाला है। यहाँ पे भी x की घात 1 है, ये भी एक घात का बहुपद है। तो जनरली हम इसको लिखते हैं px = ax + b, और जहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और a जो है मतलब x का जो गुणांक है a, वो हमेशा क्या है भाई, 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो a ≠ 0, अगर 0 हो जाएगा, मान लो 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ ये 0 हो गया, ये नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और भी एग्जाम्पल में लिख देती हूँ। तो और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y + √2 भी आ सकता है। इसके अलावा अपन कुछ भी लिख ले, 2x - 3 लिख ले, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाए। ऐसे ही द्विघात बहुपद में क्या होगा, तो द्विघात में क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, इसमें आते हैं 2 घात के बहुपद। तो यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम घात है 2, इसलिए इसको कहेंगे 2 घात का बहुपद। तो इसको मैं बार बार आगे जब हम पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगी अगर, तो द्विघात समीकरण आप समझ जाना कि उसमें क्या है, 2 घात है, ठीक। x की घात 2 है, x की जगह y भी आ सकता है, p भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो x की घात यहाँ पे हमें देखनी है, ये इसका जनरल फॉर्म ये रहा, ax² + bx + c। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है x की 2, और यहाँ पे भी x² का जो गुणांक है a, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 बना तो फिर ये bx + c रह जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, फिर अपने पास लीनियर इक्वेशन में चेंज जाएगी। इसलिए हमेशा जो मैक्सिमम पावर है उसका गुणांक क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और रियल नंबर में से ये ABC आएंगे आपके। एग्जाम्पल हमने यहाँ देख लिया, 8x² + 7x और ये, ठीक। ऐसे ही त्रिघात बहुपद, त्रिघात में 3 घात आ जाएगी मैक्सिमम, तो ये हो गया। और इसका जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो ये x की घात 3 है, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यूबिक को और क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में,
सॉरी त्रिघात को हम कहते हैं क्यूबिक। तो ये दोनों ही फॉर्म में मैंने लिख दिया, इंग्लिश हिंदी। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल अपन इसके लिख सकते हैं, ये तो लिखा ही हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं लिख दूँ अगर x³ - 3, ये भी इसका ही एग्जाम्पल है। अगर लिख दिया 3 - x³ + x² तो ये भी ठीक है। तो x की घात 3 यहाँ पे आ रही है, ये आपको देखना है। अब ये तो हमने जो है डिवाइडेशन कर लिया, घात देख ली बहुपद की क्या होती है, चर अचर सब देख लिया यहाँ पर। अब बहुपद के मान जो है ये कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो बहुपद के मान जो है ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमें x की वैल्यू दी रहेगी, क्या है हमारे पास में x की वैल्यू जो दे रखी रहेगी उसको हम बहुपद जो अपने पास एक्सप्रेशन दिया है px की वैल्यू उसमें पुट आउट कर देंगे, तो हमारे पास बहुपद का मान आ जाएगा। जैसे देखो px ये दिया है x² + 2x + 2 और x = 2 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ x जहाँ पर दिख रहा है ना उसकी जगह 2 रख दो। तो p2 = हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा 4 + 4 = 3, तो मतलब 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका बहुपद का मान निकाल सकते हैं। बहुपद के शून्य के लिए, जीरो के लिए क्या करेंगे बहुपद के, तो बहुपद का वो मान है ये, बहुपद का चर का वह मान जो क्या करे बहुपद के मान को ही क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब सेटिस्फाई कर दे। सिंपल सी बात यह है कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए x की जो क्या करे इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे देखो आप कि x² - 4x + 3 दिया है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो क्या करे इस पूरे को = 0 बना दे, ठीक। तो अगर अपन यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, तो x की जगह 1 रखा तो 1² 1 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया, तो ये हो गया -3 और +3, तो ये हो गया 0। इसलिए क्या हो गया ये हमारे पास में x = 1 जो है इसने क्या किया, अपने px जो दिया था उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसलिए जो ये है p1 = 0 हो गया और x = 1 हमारा इसका शून्यक हो गया, मतलब इसका 0 हो गया, इसका रूट हो गया एक तरह से। तो इस तरह से हम बहुपद के शून्यक जो है ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो क्या था, एक तरीका था, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक घात का बहुपद है, मतलब लीनियर है, जैसे ax + b वाला फॉर्म हमने देखा था। तो जब इस तरह का है तो उसमें एक शून्यक होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, एक ही शून्यक होगा। और क्वाड्रेटिक होगा, द्विघात का होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म है अपने पास में दो घात का, ax² + bx + c = 0 और a ≠ 0। तो हमारे पास में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 शून्यक हमारे पास हो सकते हैं, दोनों प्लस के हैं माइनस के ये हमें पता अभी नहीं है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। 3 घात के हैं तो जितनी घात का है उतने शून्यक हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सिंपल सी बात ये है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है कि ये दिया है हमें 5x - 4x² + 3 = 0। जब x = 0 हो, x = -2 और ये, तो इन तीनों पर क्या बतानी है, इसकी px की ये वैल्यू है ये बतानी है आपको। मतलब x की जगह एक बार तो 0 रखना है, एक बार 1 रखना है -1 और एक बार 2 रखना है। तो ये हमने रख दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी, आराम से आप देख लेना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में है, जब एक हमारे पास गुणनखंड दिया हुआ, गुणनखंड दिया हुआ मतलब फैक्टर जो है वो दिया हुआ हो किसका, बहुपद का, तो फिर हम अचर जो अज्ञात जो चर है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो गुणनखंड दिया है अपने को, जैसे मान लीजिए x - a = 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके x की वैल्यू a निकाल सकते हैं और ये जो वैल्यू x = a है ये हम हमारा दिया हुआ जो बहुपद है px उसमें x की जगह रख देंगे, तो फिर हमें जो है अज्ञात अचर का मान पता चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पहले पूछे जाते थे, तो वो देखते हैं। जैसे ये दिया है, यदि x - 1 ये बहुपद दिया है 4x³ + 3x² - 4x + k जो है इसका एक गुणनखंड है, तो k की वैल्यू, ये जो k है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो कुछ नहीं करना, इसको आपने = 0 करना है, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 1 और 1 जो है यहाँ पर सब जगह x की जगह 1 रख देना है और उसको = 0 करना है। तो pa = 0, इट मीन्स दैट p 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1² - 4 × 1 और + k = 0। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इनको जोड़ बाकी करना है, तो ये अपोजिट साइन से कैंसिल हो गए और 3 + k = 0, तो k की वैल्यू आई -3। तो इस तरह के सवाल ये 2018 में पूछा गया था, तो आपको आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट है कि जब हमारे पास में ये गुणनखंड x - a दिया है और शेषफल ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, हम जो px हमें दिया है, जो बहुपद दिया है उसको x - a से डिवाइड करेंगे, तो जो pa आएगा वो क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है। तो जैसे ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x³ + 5x² - 6x + 9 को
x प्लस 3 से विभाजित डिवाइड किया जाए तो शेषफल बताना है। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि जो ये px दिया है उसको x से डिवाइड कर दें तो फिर उसका मान क्या आएगा, pa। मतलब जो है आप इसको क्या कर सकते हो, इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से x की वैल्यू -3 फाइंड आउट कर लो और इसमें रख दो, वही अपना आंसर हो जाएगा। आपको x प्लस 3 से पूरे को ऐसे डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आपका ये सेम ही आएगा। तो यही किया है यहाँ पर कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू -3 आई, उसको यहाँ पर x की जगह सब जगह यहाँ हमने पुट कर दिया है। फिर हमने सॉल्व कर लिया, -3 का क्यूब हो गया -27। ठीक है, कैसे हुआ कि -1 की घात सम होगी तो +1 आएगा और -1 की घात विषम होगी हमेशा तो -1 आएगा, ये है। ठीक, और यहाँ पे था अपने पास -3 की घात 3, तो 3 का क्यूब तो आप 27 जानते हैं, लेकिन ये -1 की घात क्या है, 3 विषम है, इसलिए ये माइनस चिन्ह साथ में लाया है। ठीक, ऐसे यहाँ पे ये माइनस है लेकिन यहाँ पे अब की बार सम है, तो सम होगा तो हमेशा प्लस आएगा, इसलिए ये प्लस आया है, तो प्लस अपन ने नहीं लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये माइनस इंटू माइनस जब होता है तो ये प्लस हो जाता है, इसलिए ये चिन्ह चेंज हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आपका टाइम वेस्ट करेगी वहाँ पर, तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे -35 हो गया, इनको 135 गुणा करने पे ये हो गया 9 पंजे 45 प्लस 18 और 9 27। अब ये दोनों जो प्लस के हैं इनको जोड़ लिया तो ये हो गया 72। 72 में से घटाना है अपने को 135। अब जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो अपन घटा सकते हैं, लेकिन छोटी में से बड़ी घटाना है तो फिर आप क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा ले और घटाएं हमेशा बड़ी वाली में से छोटी वाली। जैसे मैंने यहाँ बताया, देखो 135 - 72 आप कर लें जो 63 आएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना था, आपको अपोजिट करना था, छोटी में से बड़ी संख्या घटानी थी, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लिया। तो ये चीज़ें आपके अगर अभी तक समझ नहीं आई होगी तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ये जो है शून्यकों के योग वाला, द्विघात में त्रिघात में। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है तो इसको देखते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताई कि ये होती है ax² + bx + c = 0। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 रूट होंगे, हमेशा मैंने बताया आपको अभी कि 2 घात है इसलिए इसमें 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे, 2 जीरोज। तो 2 जीरोज हमने अल्फा और बीटा ले लिए हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा ले लिए, 2 जीरो 2 मूल इसके ये ले लिए हमने। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये रूट है, जीरो है, शून्य, इनको कुछ भी कह दो, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास में, इनका योग लेना है और गुणनफल। तो योग का सूत्र तो क्या होगा, योग का सूत्र होगा ये जो आपके पास x का गुणांक है। ठीक, तो ये तो होगा -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, मतलब ये -b/a। ये तो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और आपको क्या करना पड़े, गुणनफल करना पड़े, तो गुणनफल में अजय अचर पद अपॉन ये x² का गुणांक। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये फॉर्मूला जो है आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, मान लो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद कर लो, इस पे 2-4 क्वेश्चंस कर लो, आपका एक क्वेश्चन 100% ठीक हो जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा एक फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं तो आपको यहाँ पे फटाफट से आंसर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए क्वेश्चन, तो ग्रीन पेन से लिख देते हैं। जैसे x² + 3x + 7, इसके क्या आपको 2 शून्य दिए हैं अल्फा और बीटा, तो आपको इसका सम भी बताना है और इसका क्या बताना है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल भी बताना है। तो सम में तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। तो -b मतलब x का गुणांक जो है वो, तो x का गुणांक है 3 और उसका अपोजिट चिन्ह मतलब -3, और डिवाइड किससे करना है, x² के गुणांक से। कुछ भी नहीं है तो 1 से गुणा मानना है तो 1 आ जाएगा, तो -3 यहाँ पे अपना आ जाएगा, -3/1 मतलब -3 ही आ जाएगा। और गुणा में क्या है, गुणा में प्रोडक्ट में c/a करना है, तो c मतलब ये 7 और बटा 1, तो 7/1 आ जाएगा 7। तो दोनों आंसर हमारे ये हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं तो ये आपको आना चाहिए, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने। देखो 2x² + 3x - 10 है और आपको पूछा है यहाँ पर अब अल्फा बीटा बताना है। आपको बताना है अल्फा बीटा इक्वल टू व्हाट। तो अल्फा बीटा के मतलब क्या है, पहला तो ये समझ आना चाहिए, ये है गुणनफल। क्या है गुणनफल, तो गुणनफल में हम जो कांस्टेंट टर्म है ये डिवाइडेड बाय दिस, तो -10/2, तो ये आया -5। क्या किया हमने, c/a, या तो आप तुलना कर लो ax² + bx + c और वैल्यू निकाल के ये यहाँ से कर दो, नहीं तो डायरेक्ट याद रखो कि गुणा में हम क्या करते हैं, अचर पद डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। तो मैंने दोनों तरह से लिखा हुआ है, जैसे आपको फॉर्मूला याद हो, दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो इसको, सुबह शाम दिन रात जब भी आपको टाइम मिले इसको अच्छे से देखना है और बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक, ऐसे ये त्रिघात वाला फॉर्मूला है। त्रिघात वाले में क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो
ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। तो यहाँ पे जो है इसके 3 रूट होंगे, क्योंकि 3 घात है इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 जो है इसके 0 होंगे। तो एल्फा मान लिया, बीटा मान लिया और गामा। अब तीनों का जब हम योग करेंगे तो योग करने के लिए तो सेम यही आ जाएगा -b/a। लेकिन अब की बार यहाँ -b क्या है, b क्या है, यहाँ x का गुणांक था, यहाँ b है x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -x² का गुणांक डिवाइडेड बाय x³ का गुणांक। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो चाहो तो। फिर ऐसे ही अल्फा बीटा वाई गामा जो है उसमें ये लास्ट वाला हो जाएगा। लास्ट वाला क्या है, माइनस अचर पद डिवाइडेड बाय हाईएस्ट जो था, मतलब x³ का गुणांक, तो -d/a आ जाएगा। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा काम आएंगे यहाँ पर, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो गुणा है 3 का है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो देखो अल्फा बीटा करो चाहे आप बीटा अल्फा करो एक ही बात थी। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास कॉम्बिनेशन से अल्फा बीटा हो गया एक, तो एक बीटा गामा, और आप तीसरा ये कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे इन तीनों का जो योग है ये आएगा C/A। तो ये तीनों याद रखने हैं। ठीक, यहाँ पे योग वाले में तो देखो माइनस आ रहा है, सिंपल एक एक का योग कर रहे हो आप। जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है। जब गुणा कर रहे हो तो कोई यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा गुणा पे भी, और जब आप दोनों के जोड़े में गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस आएगा और C/A। डिवाइड हमेशा a से ही करना है। a क्या है, हाईएस्ट जो अपने है, मतलब x³ जो है उसका गुणांक है। तो हमेशा जितनी भी हाईएस्ट घात है, जैसे यहाँ पे द्विघात था तो 2 जिसकी घात 2 थी उसके गुणांक से ही डिवाइड करना है। ऊपर क्या रखना है और चिन्ह क्या लेना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, और उसी से आपका जो है 1 मार्क पूरा पक्का हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 4 घात में अगर आ जाए अपने पास में इक्वेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला ये चलेगा। देखो अगर सिंपल एक एक का सम करना है तो आपको वही करना है जो हमने आगे तक किया है कि डिवाइड तो हमेशा a से करना है। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम पावर है उसके गुणांक से हमेशा डिवाइड करना है। अब ऊपर जो है यहाँ पे देखो सीधा सा आप लिख लो, यहाँ पे आएगा देखो p+q + r + s, यहाँ पे 2 के जोड़े में लिख लो, यहाँ पे 3 के जोड़े में, यहाँ पे सबको गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो -p से आप स्टार्ट करो, फिर +c लिखो, फिर -d लिखो, और फिर यहाँ पे e लिख दो, मतलब b लिखो, c लिखो, d लिखो, e लिखो, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बस। और डिवाइड सबको किससे करना है, a से करना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो। स्टार्ट हमेशा हमें योग से करना है और ख़त्म हमें हमेशा जो है प्रोडक्ट पर करना है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे क्या रखा हमने, यहाँ पे 2 के जोड़े वाले रख लिए हैं, और बीच में हमने यहाँ पे 3 के जोड़े वाले रख लिए। यहाँ माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर ये प्लस। तो ये हो गया। अब इसके साथ में ही आपको ये फॉर्मूले जो दिख रहे हैं ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारे इसमें यूज में आएंगे। तो देखो वापस हमने ये तो कुछ देख ही लिए हैं, वापस देख लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दोनों संख्याओं का गुणा और उसका 2 गुना। ऐसे ही यहाँ पे माइनस है तो बस पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, और यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और ये दोनों संख्याओं का गुणा और 2 गुना करना है। अब एक तरीका तो यहाँ से देखो ये 2 फॉर्मूले आएंगे, तो इनको देखो फटाफट से। एक तरीका तो हमें इनको भाई जोड़ सकते हैं 1 और 2 को, तो जोड़ने पे क्या आएगा, देखो जोड़ने पे ये दोनों अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगे, और ये 2 बार हैं तो ये 2 × a² और 2 × b², तो हमने 2 कॉमन ले लिया। तो एक फॉर्मूला आप ये ध्यान रखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो ये आता है। ऐसे ही अब एक बार आपने जोड़ दिया तो अब आप घटा दो, तो घटाने पे क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो अब की बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b² - b² ये भी कैंसिल, लेकिन 2ab और ये हो जाएगा 2ab, तो ये 2ab 4ab, तो 4ab अपना यहाँ पे आएगा जब हम इनको घटाएंगे। ठीक, तो 4 फॉर्मूले ये आपके हो गए हैं। इधर देखिए, इधर है क्यूब में, तो क्यूब में क्या होगा, a + b का होल क्यूब है, तो यहाँ पे a³ + b³, और यहाँ पे आ जाएगा 3ab और a + b। यहाँ पे माइनस में है तो a³ + b³ तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे भी अंदर माइनस, तो -3ab × a - b। नेक्स्ट है ये वाला फॉर्मूले, तो इनमें क्या करना है आपने, इनमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर a + b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस ही, और फिर यहाँ जो आएगा a² + b², यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ab के साथ में माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ab के साथ में प्लस, और यहाँ पे तो जो है यहाँ जो चिन्ह है उसी के हिसाब से a + b a - b आता है। ये दोनों फॉर्मूले साथ में याद रखें, ये साथ में
तो दो दो के जोड़े में से याद रखोगे, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हम कितनी बार कर ही चुके हैं डिफरेंस निकालने के लिए आराम से, जो है डिनोमिनेटर में करते थे अभी नंबर सिस्टम में, तो वही है a प्लस a माइनस बी एम प्लस बी, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो यही हमने किया है 25 माइनस 7 इंटू 25 प्लस 7। तो हमें क्या करना है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 49 तो 576। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ही कर ले 18 इंटू 32। तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्योंकि आपको टेबल्स याद नहीं होंगी, पर यहाँ पे घटाने का काम आप फटाफट से कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो से गुणा करने हैं और दो दो के जोड़े बनाते चलना है, a b और b c प्लस और फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू थर्ड और थर्ड इंटू फर्स्ट, इनको जोड़ के इनका दोगुना करना है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपने पास बन जाता है। ये भी बहुत आगे काम आएगा और 11 नंबर का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरह की संख्या हो आपके पास तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी, आराम से आप ये फॉर्मूले आज रिवाइज कीजिए। उसके बाद में हम जो है इसमें और भी अपना लीनियर सिस्टम का चैप्टर भी साथ में ही है, तो उसको भी कर लेंगे। और साथ में हम देखेंगे जो फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करना सीखेंगे। और एक हमें भाग देना आना चाहिए यहाँ पे, तो भाग विधि हम यहाँ पे देखेंगे, चर वाले जो है उसमें भाग देना है, तो वो सब सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो आपकी पढ़ाई जो है ब्रेक ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे आज क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। सारा कुछ जो है इसमें ज़्यादातर चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। ये फॉर्मूले याद रखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाले जो फॉर्मूले हैं वो तीनों चारों याद रख लें, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अभी अगर आप 2025 का पेपर भी देखेंगे तो वहाँ पे उसी में से क्वेश्चन बना लिया है, ज़्यादा डीपली उन्होंने नहीं पूछा है इस टॉपिक में से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और 2 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे हैं, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम जो है पढ़ते जाना है, क्वेश्चंस को जैसे बोला जाए वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो आप ज़रूर ही क्या है मैथ में अच्छे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आएंगे। बिल्कुल भी इससे घबराएं नहीं, डरे नहीं, बस लगातार बने रहें, धीरे धीरे आराम से चलते रहें। अभी आपके पास में टाइम है, अभी हम जो है नवंबर में आपकी क्लासेस चल रही है, तो नवंबर के बाद में दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, कम से कम अप्रैल तक का टाइम तो आप ले सकते हैं। मई के बाद का मई में हटा देती हूँ पूरा, तो उसमें आपको रिवीजन करना है जो भी करना है, तो कम से कम आपके पास 4 से 5 महीने हैं, तो 4 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। आपके टॉपिक भी तो बहुत सी कम है, ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं आपके। एक टॉपिक तो हमने कर लिया, जो सबसे बड़ा टॉपिक था वो हमने कर लिया है। अब उसमें से वो 1 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे, ये छोटा सा टॉपिक है पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आज ही हो जाता, लेकिन आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो मैं एक साथ बता दूँ तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप आज इनको फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिए, तब हम नेक्स्ट क्लास में इनको क्या है इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आपको भी समझ में अच्छे से आता रहे और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका। उसके बाद में लीनियर इक्वेशन जो है थोड़ा कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद में आपका टॉपिक बचेगा जो वो है, तो ये है देखो आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसके बाद में रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक, ये सब हम कर चुके हैं आराम से। इसके बाद में है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ये भी देख चुके हैं, जो घातांक के नियम देखे थे और जो भी रूल्स हमने देखे थे, मतलब क्वेश्चन उन पे आज भी देखे हैं, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्लास में देखे थे MCQ में, तो वो हमने कर लिए हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में। ये हो गया है सारा। रेशनल नंबर और देयर डेसिमल नंबर, जो शांत अशांत वाली संख्याएं हैं, वो यहाँ से आपके पूछा जा सकता है। तो ये आपका नंबर सिस्टम था पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो अपने यहाँ पे है पॉलिनोमियल में जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो है ये फाइंड करने के लिए एक तो अपन ने देख लिया कि फैक्टर जो होते हैं उसको इक्वल टू 0 करो और पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो उस तरह से है, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो आपके पास शून्यक है और गुणांक है बहुपद के, उनके बीच में संबंध। तो हमने जैसे देखा है ax² + bx + c = 0, ये क्या है द्विघात समीकरण है। इसमें हमें सम देखना था, योग, तो हमने योग क्या देखा था -b/a। इट मीन्स दैट -x का कोफिशिएंट और डिवाइड करना है x² के कोफिशिएंट से। तो यही इन्होंने कहा है। तो यही है कि रिलेशन हमें इस तरह से, ये सम और जो प्रोडक्ट है अपने पास में, प्रोडक्ट अल्फा × बीटा, तो ये होता है c/a। तो यही रिलेशन जो है इसकी ही ये बात कर रहा है। तो ये सिलेबस में आपको समझ में आ गया होगा अब।
तो ये टॉपिक जो है, ये थ्योरी मैंने आपको करवा दी, ये आपको याद करना है अच्छे से फॉर्मूले। जैसे ये मैंने द्विघात वाला लिख दिया यहाँ पे, आपको त्रिघात वाला और जो 4 घात वाला है, 4th घात वाला, वो याद करना है। तो तीनों अपन याद कर लेंगे तो ये एक जो है ये पूरा अपना एक कंप्लीट हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो मैंने बताया कि जो अपने पास चर है, बहुपद है, उसमें भाग देना है। मान लो अपने पास x+1 दिया है और आपसे कह दिया जाए कि x³ + 3x² + 5x + 5 जो है इसमें वो इससे डिवाइड कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन भाग देना सीखेंगे, तो क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या है, एग्ज़ाम में लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मैं आपको करवाऊंगी ज़रूर। लेकिन अगर लेंथी क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर क्या है, इसको एग्ज़ाम में आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, अगर लेंथी लगे आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करके ही छोड़ना है, हम तो पढ़ के आए हैं तो पूरा करना है, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, छोटे हैं, आराम से सही से हो सकते हैं, कम टाइम लेंगे। तो ये मैं सिखाऊंगी ज़रूर आपको, पर आपको एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है, हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, नहीं होता है तो छोड़ दें, आगे बढ़े, इसमें फंसे ना रहें। ये नहीं कि 2-5 मिनट लगा दी वहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद में अपना बचता है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो ये भी हम इसके साथ में ही कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे कि हमने आज किया था ना, जैसे अपने पास 2 इक्वेशन है, x + y = 5 है मानो, और x - y = 4 है, तो हमें इनका x और y का जो वैल्यू चाहिए, इसी तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये आपको कहेगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेगा और पूछ लेगा कि रेखाएं जो है वो संगामी है, पैरेलल है, कौन सी है। तो इस तरह के 3-4 रिलेशन है वो पूछेगा। समीकरण को हल कैसे करना है, प्लस माइनस चिन्ह कैसे बदल जाते हैं, क्या करते हैं, ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। बस इतना सा है इस चैप्टर में। तो आज मैंने सारा थ्योरी फॉर्मूले जो थे वो आपको बता दिए। कल हम जो है भाग विधि वाला देख लेंगे और ये इक्वेशन सोल्व करने वाला जो है ये भी देख लेंगे और सारे इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो होप सो कि ये आपका कल की क्लास में एंड हो जाए, कल नहीं तो एक क्लास और लगेगी आपकी। उसके बाद में ये पॉलिनोमियल जो है ये कंप्लीट, तो ये सेकेंडरी लेवल का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। फिर आपका जो है सबसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन वाला फिर वापस से है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जो है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो सरफेस एरिया जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, किसका, क्यूबॉइड, घनाभ का, घन का, बेलन का, राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय जो क्या है बेलन है, और ये कोन है, शंकु और गोला। तो 4-5 चीज़ें हमें देखनी है। देखो, एक तो घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है और गोला है। तो ये हमें देखना है 5 चीज़ें जो हैं, इनका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखना है और इन्हीं का क्या देखना है, वॉल्यूम भी देखना है। क्या देखना है, इन्हीं का सरफेस एरिया देखना है और वॉल्यूम मतलब आयतन देखना है। तो ये सारा एक चैप्टर में हमें करना है। और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि ये सरफेस और जो वॉल्यूम है, इनको एक शेप से हम क्या करते हैं, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करते हैं। तो मैंने इसके पहले की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के करवाए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्होंने यहीं से पूछ लिए थे कि ये शेप चेंज करने वाले में से, लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो आप वो वाले क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। पिछली जो क्लास है अपनी मेंसुरेशन की, PYQ की, क्षेत्रमिति की, वहाँ से आप आराम से देख लेना, आपसे फटाफट वो क्वेश्चन तो हो जाएंगे। बाकी के जो डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपन यहाँ पे भी देखेंगे। तो आपको टाइम मिले तो क्षेत्रमिति के जो है सारे फॉर्मूले भी आप अच्छे से धीरे धीरे रिवाइज करते रहें, क्योंकि एक दिन में अगर आप रिवाइज करने बैठेंगे, याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तो फिर से भूल जाएंगे। तो धीरे धीरे अभी टाइम है। मैंने आपको आज सिलेबस इसलिए डिस्कस किया है कि आपको समझ में आ जाए हमें कितना और पढ़ना है और आपका डर जो है वहम थोड़ा सा बाहर निकले। तो देखो, हमें ये पॉलिनोमियल पढ़ना है, ये एक क्लास और लगेगी। क्षेत्रमिति की 2 से 3 क्लासेज लगेंगी। ठीक है, उसके बाद में अपना ये है, ये स्टैटिक्स वाला सिलेबस है। इसमें हमें पढ़ना है कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा जो DI है उसके बारे में देखना है, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, और जो ग्राफ वगैरह हैं, ग्राफ ये कैसे क्या रहते हैं, वर्ग अंतराल है, ग्राफ है, तो वो सब यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर सेकंड टॉपिक है इसी में ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आता है मीन, मीडियन और मोड। क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारे अपन को देखने हैं, जो आपने सबने भाई क्लास 10वीं में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो वो सब अपन को देखना है। ज़्यादा इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस टॉपिक में भी पिछली क्लास में भी मैंने करवाया है बहुत अच्छे से, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वापस से इसको कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है, फिर भी करवा दिया जाएगा।
तो आपको डरना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर वाली जो क्लासेज है ना सारी मैथ्स की, एक बार उनको कंप्लीट कर लो। उनको कंप्लीट कर लोगे तो अभी वाली क्लासेज आपको बहुत ही अच्छे से, शानदार तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये है हमारा सिलेबस। क्या था अब आपके सिलेबस में? ज़्यादा कुछ था ही नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। ये रीजनिंग का सिलेबस है, तो आपको टाइम मिले तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, आप सब कर ही सकते हैं इसमें। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें करना है पॉलिनोमियल का जो है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम भाग देना सीखेंगे, भाग विधि देखेंगे, और फिर हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना। ज़्यादा बड़ी बात इसमें भी नहीं है, ये सब हम एक चैप्टर में मतलब एक क्लास में करेंगे। फिर हमारा बचता है क्षेत्रमिति वाला पार्ट। तो क्षेत्रमिति की लगेगी आपकी 2 से 3 क्लासेज, जिसमें हम एक में तो आयतन वगैरह और ये सीख लेंगे, और एक में शेप चेंज करना वाला देख लेंगे। तो 2 से 3 क्लास ये हो गई, तो 2 3 मान लेते हैं, 3 और 1 4 क्लास ये हो गई। और आप मान लीजिए यहाँ से भी आपकी 1 2 2 क्लासेज हो गई, तो 4 और अपन 3 क्लास ले लेते हैं। मैक्सिमम 3 क्लास लगेगी, वैसे तो 2 ही क्लासेज हैं, इसकी काफ़ी हैं। तो 4 और 3 7 क्लासेज आपकी हो चुकी है यहाँ पे। 7 से 8 क्लासेज जो हैं ये आपकी होगी। इसमें आपकी मैथ्स जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो है आपकी ये मैथ्स की क्लासेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद में आपकी इच्छा है कि आप उसको कितना बूस्टअप करते हैं, कितना छोड़ते हैं। अभी पढ़ने के बाद आपने रख दिया है और फिर आप मई जून में जा कर के आपका कॉपी किताब खोलेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आप अभी कितना ही पढ़ के रख लें। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, आपको मैथ से डर लगता है, तो आपने प्रैक्टिस छोड़ी और मैथ ने भी आपका साथ छोड़ा। ठीक, अगर आपको पहले से आती है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर आप थोड़ा सा इसको क्या है छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा स्पीड डाउन होगी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इतना सही अंतर रहेगा। लेकिन आप अगर बिल्कुल ही जीरो हैं, आपको नहीं आती है चीज़ें समझ में, तो कोई बात नहीं है, परेशान कतई नहीं होना है, साथ में बने रहना है हमेशा। मतलब एक दिन में 1 घंटा तो कम से कम आपको मैथ्स जो है करनी है। आपके ज़्यादा टॉपिक ही नहीं है, इतने कम टॉपिक है, उसके बाद में भी आप डरते हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे करूँगा, मेरे तो मैथ्स में क्वेश्चन होते ही नहीं है। साइंस मैथ वाले बच्चे तो सारे कर आते हैं, हमसे नहीं होते हैं। हम आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ऐसा क्यों है, मैथ्स को हटा दो यहाँ से, वैसे कर। अरे तो मैथ्स के क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, आप मेहनत करोगे तो आप भी कर सकते हो। साइंस मैथ वाले बच्चे कोई अलग थोड़ी है, उन्होंने भी पहले पढ़ लिया है तो इसलिए वो कर लेते हैं। आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं तो बातें तो सारी वही है ना, 10वीं क्लास तक की है मैथ्स, तो अलग से उसके बाद वाली तो नहीं आ रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है। तो सीधे सीधा यही है कि आप पढ़ते रहें और अपना जो है खुद का विश्वास ना खोएं। ठीक है, तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास में सबसे बहुत ज़्यादा ताकत है। तो खुद पे विश्वास बनाए रखें, अपने घर वालों पर भी जो है आपको विश्वास रखना है, वो भी आप पे विश्वास बनाए रखते हैं, तभी जा कर के आप पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो विश्वास रखें, धैर्य रखें और खुद का साथ दें, तभी जा कर के आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और साथ साथ में जो दूसरे सब्जेक्ट हैं आपके जीके के, उनको भी अच्छे से पढ़ते रहिए। उनकी भी क्लासेज की प्लेलिस्ट है आपके पास में, तो वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।